Hello everyone. So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 11 की इंग्लिश की जो बुक है उसका जो नाम है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये जो है क्लास 11 की इंग्लिश की बुक का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट बना दिया है और उसमें ये सेकंड वीडियो है क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई हैड पीपल गैदर्ड इन नालंदा। तो भाई पूछा जा रहा है नालंदा में लोग इकट्ठे क्यों हुए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, तो उसका आंसर है पीपल हैड गैदर्ड इन नालंदा because Dr. Rajendra Prasad was going to lay the foundation stone of Magad Research Institute there to revive the ancient glory of Nalanda। तो जाहिर सी बात है नालंदा में लोग इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो वहाँ पर मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब होता है ना शिलान्यास करने वाले थे। इसी वजह से मतलब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। और बता दूं कि अगर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे चैनल पे जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका आप पूरा जाके गो थ्रू कर सकते हैं और उसमें इस चैप्टर के बारे में ढंग से पूरा मैंने बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज नालंदा सिम्बलाइज। मतलब जो नालंदा है ये किसका प्रतीक है। तो नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। तो नालंदा जो है ना वह एक तरीके से कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास का बहुत ही मतलब एक तरीके सुनहरा पल रहा हुआ है ना, उसका ये प्रतीक है एक तरीके से। वैसे तो ग्लोरियस का मतलब सुहावना भी होता है और शानदार भी होता है। तो एक तरीके से ग्लोरियस पीरियड रहा है, जैसे कि शानदार समय रहा है ना, शानदार काल रहा है इंडियन हिस्ट्री का, इसलिए इसे नालंदा को इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज नालंदा एसोसिएटेड। तो कहा जा रहा है कि किस महान गुरु का नालंदा से संबंध है। तो नालंदा इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट रिलीजियस टीचर लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को कौन नहीं जानता। तो उनका तालमेल यहाँ से रह चुका है, उनका नाता है इस जगह से। तो एक तरीके से यहाँ के जो धार्मिक टीचर का नाता है वो है लॉर्ड बुद्धा का। व्हेन डिड इट इमर्जेस एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी। यानी कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में बोला जा रहा है कि यह जो विश्वविद्यालय है यह संपन्न विश्वविद्यालय के रूप में कब उभर कर आया, है ना। फ्लोरिशिंग मतलब संपन्न, फुल फ्लेज्ड कह सकते हैं। नालंदा इमर्ज्ड एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम्स इन द गुप्ता एज। जो गुप्त एज था ना उस समय, है ना, गुप्त काल जो था उस समय ये उभर कर बाहर आया। फिफ्थ है हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव इन नालंदा। कितने समय तक महावीर जो थे, भगवान महावीर जो थे नालंदा में रहे थे। तो लॉर्ड महावीरा लिव्ड फॉर 14 ईयर, 14 साल के लिए नालंदा में रहे थे। अगला छठा क्वेश्चन है हु वॉज लेपा। लेपा कौन था। What did he do with Lord Buddha? लॉर्ड बुद्धा के साथ उसने क्या किया। लेपा वॉज अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा। वहाँ का वो बहुत धनिक नागरिक था। ही वेलकम लॉर्ड बुद्धा विथ हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजिशंस एंड बिकेम हिज डिसिपल। तो उसने क्या किया, लॉर्ड बुद्धा का दिल खोल के स्वागत किया और पूरे अपने जितने भी धन दौलत थी सब कुछ उन पे कुर्बान कर दिया। अपना जो भी उसके पास था अथॉरिटी पोजीशन, यानी कि जो भी उसके पास धन दौलत थी, पोजीशन में तो संपत्ति कह लीजिए, वो सब कुछ उसने उनको कुर्बान कर दिया, उन पे चढ़ावे के रूप में, मतलब उसको चढ़ावे के रूप में चढ़ा दिया और साथ ही साथ उनका डिसिपल यानी कि उनका चेला बन गया, शिष्य बन गया। अगला क्वेश्चन है हु वॉज फाहियान, है ना, ऐसे कह लीजिए या फिर फाहियान भी कह सकते हैं। हु वॉज फाहियान व्हेन डिड ही विजिट नालंदा। तो फाहियान वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम, ही विजिटेड नालंदा इन द 4th century AD। तो जाहिर सी बात है वो एक चाइनीज था, वो पिलग्रिम मतलब श्रद्धालु, और वो नालंदा में 4th century AD में आया था। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड, है ना, व्हेन डिड ह्यूनसंग विजिट इंडिया। ह्यूनसंग कब आया था इंडिया। वाई डिड ही रेफर टू जाताका स्टोरी, है ना। तो सॉरी जाताका नहीं, जातक स्टोरी, ठीक है। तो आंसर है जो ये ह्यूनसंग था, ह्यूनसेंग विजिटेड इंडिया इन 7th century AD ड्यूरिंग द राइन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन जी का जो राजा था, हर्षवर्धन राजा था, उसका जब साम्राज्य था ना, राइन यानी उसका काल जब था, है ना, उसके समय में
वह जो था 7th सेंचुरी का समय था, उस समय ह्यूनसेंग विजिट किया था इंडिया को। अगला है कि ही रेफर्स टू जातक स्टोरी टू से, उसने जातक स्टोरी को रेफर करके क्या बताना चाहा था कि द नेम नालंदा वाज डिराइव्ड फ्रॉम ना अलम दा, द पीस ऑफ माइंड विच लॉर्ड बुद्धा कुड नॉट अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो उसने नालंदा को एक तरीके से रेफर करके ये समझाया कि नालंदा 3 वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, है ना, विच लॉर्ड बुद्धा कुड नॉट अचीव, जो कि भगवान बुद्धा जो थे उन्होंने भी अचीव नहीं कर पाया था इन हिज प्रीवियस बर्थ। पृथ्वी, इसकी पिछली उनकी जो जन्म हुआ था उसमें वो उसको अचीव नहीं कर पाए थे, जिसको नालंदा यहाँ पर नाम दिया गया। अगला देखिए, हाउ वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी बॉर्न। अब बोला जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का जन्म कैसे हुआ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ चैरिटी एंड पब्लिक डोनेशन। तो चैरिटी यानी कि दान पुण्य किए गए, और पब्लिक जो आम नागरिक थे उन लोगों ने भी चंदा इकट्ठा किया, डोनेशन दिया। It was founded with an endowment created by 500 traders who purchased the land and offered it to Lord Buddha। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो था ना, एक तरीके से 500 ट्रेडर्स, है ना, 500 ट्रेडर्स की हेल्प से एक तरीके से किया गया, चंदा वगैरह इकट्ठा भी किया गया, राइट। और ज़मीन खरीदी गई और उसको भगवान बुद्धा को एक तरीके से भेंट में चढ़ा दिया उन लोगों ने, राइट। एंडोमेंट का मतलब तो होता ही है दान। तो ये सब चीज़ एक तरीके से 500 ट्रेडर्स का दान किया गया था लोगों की तरफ से, और उसको भगवान के रूप में इसको चढ़ा दिया, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। हाउ मेनी विहार्स एंड नालंदा हैव। हाउ मेनी विहारास डिड नालंदा हैव। तो कितने हैं, 6 लार्ज विहारास, है ना। अगला है व्हाट अरेंजमेंट वर मेड टू मीट द रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो क्या क्या जुगाड़ किए गए, है ना, ताकि जो भी रेकरिंग का मतलब बार बार जो सामान घटता है, तो हम कोई चीज़ें ला रहे हैं, रेकरिंग मतलब बार बार उसको यूज़ में ले आना, तो वो जो खपत हो रही थी, है ना, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। विश्वविद्यालय के जो निरंतर खर्च था, निरंतर कह लीजिए, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या प्रबंध किया गया भाई, है ना। द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस वॉज सेट अपार्ट टू मीट द रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेटर इट रोज टू 200। मतलब जो भी रेवेन्यू उस समय, रेवेन्यू यानी कि कर्ज उस समय वसूला जाता था, है ना, तो एक तरीके से अभी के टाइम पे हम जो टैक्स बोलते हैं ना, उस समय उसमें रेवेन्यू, राजस्व या फिर कर बोलते हैं। तो वो जो वसूला जाता था गाँवों से, तो 100 गाँवों का जो राजस्व कलेक्ट किया जाता था उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी को बनाने के खर्च में लगा दिया, और बाद में ये बढ़कर 200 गाँवों तक पहुंच गया। 200 गाँवों का भी कर को हम क्या करते थे, यूटिलाइज कर लेते थे, इसकी जो भी ज़रूरतें थी उनकी पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नेम द स्टेट दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन से स्टेट ने कंट्रीब्यूट किया था, सहयोग किया था नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए। तो 3 स्टेट्स के नाम लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। कंट्रीब्यूटेड, सॉरी स्पेलिंग यहाँ गलत है, CUNTRI होगा, कंट्रीब्यूटेड द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल थे, इन्होंने हेल्प की थी। अगला देखिए, अब हम B.2 पे आते हैं, आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर एट नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यूनसेंग विजिटेड। जब ह्यूनसेंग विजिट किया नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उस समय कितने लोग, टीचर और स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। तो ये नंबर आप याद कर लीजिएगा, उस समय 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1500 टीचर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द प्यूपिल टीचर रेशियो सिग्निफिकेंट। यानी कि छात्र और अध्यापक का अनुपात जो था किस प्रकार महत्वपूर्ण था। तो द रेशियो वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज टीचर कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि इससे मतलब ये पता चलता था ना, रेशियो अच्छा था, मतलब 10,000 स्टूडेंट पे 1,500 टीचर्स, आप समझ रहे हो, मतलब अच्छा खासा एक टीचर जो बच्चों से रूबरू होता होगा, इंटरेक्ट करता होगा, वो ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे। इस वजह से एक तरीके से ऐसा सिलसिला बन गया था, 1-to-1 वाला सीन हो गया था। तो बच्चों को ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे। आज की जैसे नहीं कि आजकल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही हज़ारों की संख्या में बच्चे आजकल बैठ रहे हैं, ऐसा भी हो गया है। तो वो अटेंशन उस समय इससे काफ़ी हद तक अच्छा था। अगला क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द स्कॉलर्स केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बोला जा रहा है कि नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द स्कॉलर्स केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान लोग, यानी कि
उन देशों के नाम बताइए जहाँ से विद्वान लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ आया करते थे। तो स्कॉलर्स फ्रॉम द चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया, ये सब नाम आपको याद रखने होंगे ताकि आप आंसर कर सको। तो यहाँ के जो विद्वान हुआ करते थे लोग, वो यहाँ पर नालंदा बुद्धिस्ट लिटरेचर सीखने के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी डिड नालंदा पोजेस। पोजेस मतलब है, मतलब किस तरीके का लाइब्रेरी नालंदा में है। तो नालंदा हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, ये बात याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी इंडिया में ही है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में। When was it destroyed? अब इसको कब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया? तो इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द 12th century। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज देयर इन योर स्कूल और कॉलेज। अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि योर स्कूल लाइब्रेरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फॉर दैट आई एम अपोलोजाइजिंग माई सेल्फ। आवर होगा, टी नहीं लगेगा। आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक बुक, अलग अलग तरीके की बुक्स हैं। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में, अपने स्कूल के लाइब्रेरी के बारे में, जो भी है फैक्ट वही लिखेंगे ना। हाउ डिड सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट्स सर्वाइव। तो भाई मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। तो कहा जा रहा है कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से अनेक तरह की पांडुलिपियाँ या फिर हस्तलिपियाँ जो थी बच गई। कैसे बच गई भाई, तो मतलब कैसे उसको प्रिजर्व करके रखा गया। तो द सिटीजन हैड इंश्योर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ मेनी रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट बाय गेटिंग देयर कॉपीज। तो उस समय के जो नागरिक थे उन लोगों ने बचा बचा कर संरक्षित करके रखा था बहुत जो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, है ना, हस्तलिपियाँ थी, उनकी कॉपी करके रखी थी। सेवरल ऑफ देम रीच नेपाल एंड तिब्बत एंड आर स्टिल देयर। कुछ में से तो कुछ तो ऐसी थी जो नेपाल और तिब्बत पहुंच गई और अभी भी वहाँ पे हमारी देश की हस्तलिपियाँ जो है वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई हैं। हाउ मेनी लेक्चर्स वर डिलीवर डेली इन नालंदा। भाई पूछा जा रहा है कि नालंदा में जो डेली बेसिस पे कितने क्लास लेक्चर लिए जाते थे। तो 100 लेक्चर्स, बाप रे, बहुत बड़ा अमाउंट है ये आज के तुलना में। बड़े बड़े कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं हो पाता, बट येस एट दैट टाइम इन नालंदा देयर वर 100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड डेली एट नालंदा। सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, बहुत अच्छी बात थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सो यूनिक अबाउट द एकेडमिक एटीट्यूड एट नालंदा। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि नालंदा में जो शैक्षणिक दृष्टिकोण था उसके बारे में क्या बात निराली थी, है ना, कौन सी बात थी जो बहुत ही अलग थी। हाउ डज इट कंपेयर विद द एकेडमिक एटीट्यूड एट योर स्कूल एंड कॉलेज। तो भाई फिर से ये आपके स्कूल एंड कॉलेज से रिलेट करने के लिए बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि आखिर वहाँ के बारे में क्या था। तो द एकेडमिक एटीट्यूड इन नालंदा वॉज फ्री फ्रॉम माई प्रेजुडिस व्हाटसोएवर। इट वॉज एक्सपोज टू द रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो जो प्रेजुडिस का मतलब होता है आपका दायरा, यानी कि जो एकेडमिक एटीट्यूड था नालंदा का वो किसी भी बड़े अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता था, मतलब किसी के दबाव में नहीं रहता था, वो फ्री था, है ना, किसी के दायरे में नहीं आता था, वो फ्री था। इट वॉज एक्सपोज टू द रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ ऑल मैनकाइंड। हर लोगों को ध्यान में रख के, हर जाति भाव, कोई भी वहाँ पे जाति भाव नहीं था, वहाँ पे भेदभाव नहीं था, हर किसी को साथ में रख कर आगे बढ़ता था। तो ऐसा वहाँ का एटीट्यूड था, एकेडमिक एटीट्यूड था। तो अपने स्कूल के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। द एकेडमिक एटीट्यूड इन आवर स्कूल इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिस, इट इज़ सेक्युलर एंड नो रिलीजन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी मतलब मैंने अपने हिसाब से यही लिखा है कि भाई आपके स्कूल में भी अपने स्कूल में भी आजकल ऐसा ही होता है, कोई धर्म से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सब कुछ समान देखा जाता है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर मेड कंपल्सरी एट दैट टाइम। अगर बात की जाए कि कौन कौन से कंपल्सरी थे, सब्जेक्ट कितने थे, तो 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी थे, पढ़ने ही थे, जो कि था ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, हैंडीक्राफ्ट एंड रिलीजन एंड फिलॉसफी वर मेड कंपल्सरी। तो ये नाम याद कर लीजिए भाई, इनको उस समय कंपल्सरी था, एकदम देना ही है इसका एग्ज़ाम, कह लीजिए अनिवार्य थे एक तरीके से। वॉट अपील डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेक टू द पीपल। उन्होंने क्या लोगों से अनुरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील टू द पीपल टू रिवाइव द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बाईगोन एरा, है ना, एंड री-एस्टैब्लिश नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन एंड साइंस। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों से ना एक बीते युग की जो शिक्षा प्रणाली है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और नालंदा को जो है कला साहित्य, है ना, कला साहित्य और दर्शन और धर्म और विज्ञान
के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने की अपील की। कहा कि भाई देखो ऐसा है, जो पहले जो एरा था, जो युग था, है ना, वैसा ही इस्टेब्लिश किया जाए यहाँ पे। चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं अब एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द एकेडमिक एक्टिविटीज़ एट नालंदा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा की जो शैक्षणिक गतिविधियों का वर्णन करे, है ना। एक्सेस द एक्टिविटीज, यहाँ पे ए छूट गया है, एक्सेस द एक्टिविटीज एट योर स्कूल इन द लाइट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज इन नालंदा। फिर से आपको अपने स्कूल को भी रिलेट करना है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम चलिए देख लेते हैं राजेंद्र प्रसाद के समय पे कैसा क्या होता था, वो देख लेते हैं एक बार। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। तो उनके हिसाब से नालंदा जो था हायर एजुकेशन का एक मुख्य केंद्र था। देयर वर अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स। ओके जी, ठीक है। ऑब्वियसली अ टीचर हैड ओनली 6 स्टूडेंट टू ट्रेन। वही बात हो गई, मैंने उस समय भी बोला था कि ज़्यादा बच्चे नहीं हुआ करते थे, एक टीचर पे लोड ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो लगभग एक टीचर 6 बच्चों को ट्रेन किया करता था। This was good for academic point of view because there was a close relationship between the guru and the शिष्य। ऑब्वियस सी बात है, आप भी अगर नोटिस करोगे, आप कहीं ट्यूशन ही जाते हो, क्लास ही करते हो, तो वहाँ पे भी अगर देखना, अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आपका उतना जुड़ाव नहीं होता है टीचर के साथ। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप रिलेट करते हो कि आपके साथ एक छोटा सा होम ट्यूशन चल रहा है और उसमें एक टीचर के साथ आप 5-6 जने मिलकर पढ़ रहे हो मैक्सिमम, तो वो रिलेशन एक अलग ही बॉन्डिंग बनती है। तो वही बोला जा रहा है, उस समय गुरु शिष्य का ऐसा रेशियो जो था वो बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत तगड़ा था। एवरी स्टूडेंट कुड गेट एन इंडिविजुअल अटेंशन। जाहिर सी बात है, आपको इंडिविजुअली आपको एक एक करके अटेंशन दिया जाएगा, आप पे ध्यान दिया जाएगा। देयर वर 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट, 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट तो आपने पढ़ ही लिए थे, है ना। द सब्जेक्ट वर यूजफुल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। और वो ऐसे सब्जेक्ट्स चुने गए थे जो कि आपके पूरे समूचे विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे, एंड मेड देम कैपेबल टू लिव हेल्थली एंड यूजफुली। और भाई ऐसे सब्जेक्ट्स को उनको कंपल्सरी चुना गया था ना कि वो आपके लाइफ में फर्दर फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प आएंगे। द लाइब्रेरी वॉज द बिगेस्ट इन एशिया। ठीक है, ये सारे स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, बट इट्स ओवर रिटन ओवर हियर सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि इतना सारा चीज़ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ आपको उतारनी है अपने आंसर में एग्जाम में। बस मैं यहाँ पे इसलिए इतना आंसर बड़ा करता हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना, तो आप इसको शॉर्ट करके खुद से भी लिख सकते हैं। बट ऐसा करने से, मैं वीडियो जो बनाता हूँ, ऐसा करने से क्या होता है कि आपको एक तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स को पूरे पढ़कर भी आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाते हैं थोड़ा बहुत, राइट। अगला है कि इट वॉज एन ऑनर टू बी अ स्टूडेंट इन नालंदा। भाई उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, नालंदा के स्टूडेंट्स अगर कहलाते थे तो। स्कॉलर्स फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया केम देयर टू स्टडी एंड कॉल्ड बुद्धिस्ट कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये हमने जान लिया कि भाई जो विद्वान हुआ करते थे अलग अलग दूर दराज के कंट्रीज से आया करते थे बुद्धिस्ट लिटरेचर को, साहित्य को समझने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। About 100 lectures were delivered every day. The academic atmosphere was open and without prejudice. तो वही बोला जा रहा है कि एक एक दिन में 100 लेक्चर भी लिए जाते थे और वहाँ का एकेडमिक वातावरण जो था बहुत खुला खुला था। Besides studies in Buddhist literature and philosophy, Vedic and allied literature was also taught. वैदिक पढ़ाई भी की जाती थी वहाँ पे इंस्टेड ऑफ, मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ साथ। In fact, philosophy and religion of mankind was taught here. ये भी था, है ना, फिलॉसफी और रिलीजन, धर्म के बारे में भी ज्ञान दिया जाता था। अब अपने स्कूल के बारे में यहाँ पे तो मैंने कुछ और लिखा है, आप भी कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि आवर स्कूल इज़ वेरी स्मॉल एंड द टीचर्स कैन हार्डली पे इंडिविजुअल अटेंशन टू देयर स्टूडेंट। वी हैव टू स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब वहाँ हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है, और हार्डली वो इंडिविजुअली बच्चों को एंटरटेन कर पाते हैं। और वी हैव टू स्टडी इंग्लिश, हिंदी विच आर यूजफुल इन मॉडर्न टाइम्स। बिसाइड दिस लैंग्वेज वी स्टडी मैथ। ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं भाई, जाहिर सी बात है। वी आर मोर वरीड अबाउट पासिंग और एग्जाम्स एंड एक्वायरिंग। जाहिर सी बात है, आजकल का ट्रेंड ऐसा बन गया था अभी तक, क्योंकि मैं ये ज़रूर बोलूँगा क्योंकि अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से थोड़ा तो चेंज आया ही है कि भाई अब थोड़ा सरकार बोल रही है जो रटने वाली विद्या थी पहले, उससे निकल कर अब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो रोट लर्निंग, रटने वाली विद्या को बोलते हैं रोट लर्निंग, उसका हम मतलब उसको पूरी तरीके से वैनिश कर रहे हैं, उसको गायब करना चाहते हैं। तो पहले जो था एक्वायरिंग नॉलेज था, अब अभी जो चल रहा था कि एग्जामिनेशन को पास करने के लिए बच्चे लगे हुए रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ड्रॉन विद ग्रेट विजडम, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस पाठ्यक्रम था बड़ी बुद्धिमत्ता से तैयार किया गया था। व्याख्या कीजिए भाई। तो उसमें क्या था? The syllabus of Nalanda University was drawn to serve two purposes. It aimed at the all-round development of the student's personality as well as to make him financially independent and useful member of society. मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इतना बड़ा पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि जो सिलेबस था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसके मुख्य दो रीज़न थे, मतलब दो कारणों से उसको ज़्यादा उसमें बुद्धिमत्ता वाला पाठ्यक्रम उसको बोला जाता था। एक तो था कि ऐसा बनाया गया था कि उससे ऑल राउंड डेवलपमेंट होता था बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और समूचा विकास कह लीजिए एकेडमी के साथ साथ वो होता था। और ऐसे ही वो बच्चे जो थे, दूसरी बात क्या थी कि वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे, इंडिपेंडेंट मानने लगते थे बिकॉज ऑफ देयर करिकुलम एंड ऑल, है ना। अब अगला है, स्टूडेंट्स वर टॉट ग्रामर विच हेल्प देम टू मास्टर द लैंग्वेज। उनको ग्रामर पढ़ाया जाता था जिससे वो लैंग्वेज में मास्टर हो जाते थे। दे वर टॉट लॉजिक विच हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड जज एवरीथिंग रैशनली। उनको लॉजिकली बातें सिखाई जाती थी ताकि वो किसी भी चीज़ को जज करने की काबिलियत उनमें आ जाए। दे वर टॉट मेडिकल साइंस, उनको मेडिकल साइंस की नॉलेज दी जाती थी जिससे इट हेल्प देम टू लिव फिजिकली हेल्दी एंड हेल्प अदर्स टू लिव हेल्दीली। देखिए बात देखो आप कैसे रिलेट करो, आज के पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में कितना अंतर है। तो उस समय मेडिकल साइंस की नॉलेज दी जाती थी जिसको अभी बच्चे बोरियत फील करते हैं लॉजिकली। तो उस समय ये सब देने से क्या होता था, बच्चे और जो स्टूडेंट्स थे वो अपने आप को हेल्दी रहना सीखते थे और दूसरों को भी हेल्दी रखने की अब उनको नसीहत मिलती थी। दे वर ऑल्सो टॉट अ हैंडीक्राफ्ट सो दैट दे कुड अर्न लिविंग यूजफुली एंड रेस्पेक्टिव। देखो मैंने बोला था ना कि एक और चीज़ थी कि वो अपने पैरों पे खड़े भी हो जाते थे अगर वो हैंडीक्राफ्ट की नॉलेज, क्योंकि वो कंपलसरी थी तो उनको रोजगार भी मिल जाता था। दे वर ऑल्सो टॉट रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ देयर चॉइस। वो अपने धर्म और फिलोसफी के बारे में भी, अपने मनपसंद फिलोसफी के बारे में भी जानने की उनको पढ़ाई दी जाती थी। दिस हेल्प देम टू डेवलप मेंटली एंड स्पिरिचुअली, और इससे वो अपने आप का ही विकास करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई वर द स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, राइट, तो अपनी दैनिक जीवन में वो अधिक सफल क्यों होते जा रहे हैं, है ना, क्यों होते जा रहे थे। हाउ डिड द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हेल्प्स द स्टूडेंट। वहाँ के सिलेबस बच्चों को कैसे हेल्प कर रहा था। डू यू फाइंड योर सिलेबस हेल्पफुल टू यू। क्या आपको लगता है आपका सिलेबस आपको हेल्प कर रहा है। इवेल्यूएट योर ऑन सिलेबस इन द लाइट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसी तरीके से, जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस बच्चों की हेल्प कर रहा था, उसी के समक्ष अपने सिलेबस को रखो स्कूल के और उसके बाद रिलेट करो कि इवेल्यूएट करो उसका, है ना, आप उसका मूल्यांकन करिए। चलिए अगला उसका आंसर देख लेते हैं। तो किस तरीके से हेल्प कर रहा था यूनिवर्सिटी का सिलेबस। द स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वर सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ बिकॉज देयर एजुकेशन हेल्प देम फॉर इट। क्योंकि उनकी एजुकेशन उनकी मदद कर रही थी इसलिए वो सक्सेसफुल थे वहाँ के बच्चे। द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज सो ड्रॉन दैट दे वर फिजिकली हेल्दी, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड एबल टू अर्न देयर लिविंग। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, फिर से रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया है। तो वो एक तरीके से अपना फिजिकली हेल्दी रहना सीख लिए थे, मेंटली अलर्ट रहते थे, स्पिरिचुअली अपने मतलब अध्यात्म रूप से अपने आप को लिविंग, अपनी कमाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बसर करने के लिए अब वो कमाई भी का साधन था उनके पास। द स्किलफुल प्रिपरेशन ऑफ द सिलेबस, मतलब सिलेबस का बहुत ही स्किलफुल, है ना, मतलब कुशल, है ना, निपुण सिलेबस की तैयारी की जाती थी। द फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल केयर ऑफ द टीचर्स ऑन स्टूडेंट, मतलब उस समय कैसे रखा जाता, रख रखाव जो था टीचर्स का बहुत केयरिंग था बच्चों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा लगाव के साथ रहते थे, उनका इंडिविजुअली केयर करते थे बच्चों का। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैड बीन प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच कम ऑन द वे ऑफ सक्सेस, मतलब सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखते हुए ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छा विकास हो सके, इस सब को ध्यान में रखते भी नालंदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस बनाया गया था। द प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी वन इन सच वे दैट इट कुड लुक आफ्टर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है, ये भी हमने बात कर रखी है कि समूचा विकास हो, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था। आवर सिलेबस हैज ऑल्सो बिन फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, आज के हिसाब से ही हमारा भी स्कूल का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। इट ऑल्सो इंक्लूड सेवरल सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। द प्रेजेंट सिलेबस हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयमेंट। देखो भाई, आज के बात अलग है, कल पहले की बात अलग है। पहले की बात मतलब उस समय रोज़गार का साधन कोई दूसरा माध्यम होता था और अभी रोज़गार का जरिया चेंज हो चुका है, तो उसी हिसाब से हमारे सिलेबस भी चेंज हो चुके हैं।
इट प्रोवाइड द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। हमें आजकल हर सब्जेक्ट की नॉलेज रखनी चाहिए, लेटेस्ट जो भी आ रहे हैं। इट्स मेक्स अस अवेयर विद द नॉलेज ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेंशन। इससे क्या होता है कि हमें ये अवेयरनेस जगाता है हमारे अंदर कि हम जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, इन्वेंशन आविष्कार हो रहे हैं, इनके बारे में हम अवेयर रहें, जागरूक रहें। द वर्ल्ड वाइड नॉलेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड है ना, व्यापार वगैरह जो भी हो रहा है, कॉमर्स वाणिज्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके नॉलेज हमें मिलते रहे। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स द सिलेबस ऑफ प्रेजेंट डे कैन नॉट गिव द कंपोजिट एंड मोरल फुल नॉलेज। मतलब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग मतलब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी द सिलेबस ऑफ प्रेजेंट डे कैन नॉट गिव द कंपोजिट एंड मोरल फुल नॉलेज। आजकल का जो सिलेबस है हमें पूरी तरीके से पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं दे पाता है। which the syllabus of Nalanda University was to provide the student the perfect knowledge of humanity and religion। जो ज्ञान नालंदा यूनिवर्सिटी दे पाता था, जिस तरीके से परफेक्ट नॉलेज दे पाता था ह्यूमैनिटी रिलीजन के रिगार्डिंग, वो ज्ञान आज के सिलेबस में बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। It made the student aware with the purpose of life. The purpose of the present syllabus is to provide us knowledge to get a suitable job to lead a comfortable life। आज की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, आज के नॉलेज ऐसा हो गया है स्कूल में, तो सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि भाई हमें नॉलेज तो मिले और हमें एक सुटेबल अच्छी सी जॉब मिल जाए और हम अपनी लाइफ सुखी सुखी बिता पाएँ। बस यही है हमारे आज का। चलिए अगला क्वेश्चन। What do the copper plate tell about the international relation maintained by Nalanda? Described in detail। तो ये जो ताम्रपत्र इसको बोलते हैं, कॉपर प्लेट्स को, तो जो ताम्रपत्र से नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या पता चलता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। तो मेनी कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड इन नालंदा इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। जब पुरातत्व विभाग की जांच चल रही थी, उसका खुदाई चल रहा था, तो उस समय नालंदा में बहुत सारे ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं लोगों को। तो ए फ्यू ऑफ देम आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द विजिट्स ऑफ महाराज धर्मपाल देव and Devpal Deva of Bengal as the inscription over them show। यानी कि जब इसकी खुदाई चल रही थी तो उसमें जो महाराज धर्मपाल देवा हैं जो कि बंगाल के राजा थे, उनके बारे में यहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शन उन्होंने किया था उसको यहाँ पर दर्शाया गया। स्टैचू ऑफ दोज थे किंग्स वर ऑल्सो फाउंड इन नालंदा। ये भी देखो, उनकी मूर्तियाँ तक पाई गई उन राजाओं की। वन ऑफ द कॉपर प्लेट शोज द इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन बाय नालंदा। तो एक तो ताम्रपत्र में ऐसा भी था, कुछ ऐसा नक्काशी की गई थी जिससे ये पता चला कि उनके इंटरनेशनल दूसरे देशों से भी ताल्लुक थे नालंदा का। द एम्परर ऑफ स्वर्मदीप नाउ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। स्वर्मदीप अब इंडोनेशिया का पार्ट हो गया है। वहाँ का जो राजा था श्री बालपुत्र देव हैड सेंट हिज इनवॉय टू देवपाल देव द देन रूलर ऑफ मगध विद अ रिक्वेस्ट टू मेक अ गिफ्ट ऑफ 5 विलेज टू नालंदा ऑन हिज बिहाफ। मतलब उस समय वहाँ का जो राजा था, है ना, स्वर्मद्वीप का, वह जो कि नाम था श्री बलपुत्र देवा, उसने देवपाल देव को, जो कि मगध के राजा हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में, है ना, एक तरीके से 5 गांवों की भेंट चढ़ा दी थी नालंदा को अपने बिहाफ पे। As the inscription of his copper plate shows, Balputra, the emperor of Java, being deeply impressed by the achievement of Nalanda, had a large vihara constructed here to give expression of his devotion to Lord Buddha। मतलब इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। मतलब जो भी चीज़ लिखी गई थी उसको ताम्रपत्र में, उसमें दिखाया गया था बालपुत्रा को, जो कि एम्पेरर ऑफ जावा था, जगह का नाम है। बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, की उपलब्धियों से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ था, उसके बारे में दर्शाया गया था। हैड अ लार्ज विहार कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को अपना एक तरीके से होता है ना, भेंट स्वरूप बहुत सारी चीज़ें उसने दर्शाई थी उस पिक्चर में। दिस इज बट an example that has survived by sheer chance and which give us an indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over। तो इसका मतलब है कि यह केवल एक उदाहरण है जो केवल संयोग से बच गया है और जो हम उसे महिमा की एक अमिट छाप, जो मिट नहीं सकता, ऐसा छाप देता है जिसका नालंदा ने दुनिया भर में आनंद लिया था, है ना। तो एक तरीके से बहुत ही अहमियत रखता था नालंदा। चलिए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। व्हाट हैव बीन फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन नालंदा, व्हाट डू दे सजेस्ट। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई। जब पुरातत्व विभाग वालों लोगों ने उसकी खुदाई की तो नालंदा में क्या मिला और उससे क्या पता चलता है, वो उसको मतलब उनसे क्या संकेत मिलते हैं, एक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन नालंदा सम स्टैचूज, कॉपर प्लेट्स एंड क्ले सील्स हैव बीन फाउंड। ये सब चीज़ें फाउंड ही
मिली है वहाँ पे। द सजेस्ट दैट नालंदा वॉज अ सीट ऑफ हायर एजुकेशन एंड द नोबल वर्क डन बाय इट वॉज रिकॉग्नाइज इन डिस्टेंट लैंड। मतलब ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि नालंदा जो था ना एक बहुत ही बड़ा ऊंचे पदवी पे था इन मतलब इन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। उच्च जो शिक्षा प्राप्त करनी है ना उसमें अव्वल दर्जे का संस्थान था ये। एंड द नोबल वर्क डन, जो भी अच्छे कार्य यहाँ से किए गए थे उसके लिए हर जगह हर देशों में इसकी तूती बोली जाती थी। Copper plates inscription of Balputra, the emperor of Java, tells us that the emperor was deeply impressed by the achievement of नालंदा। तो ये भी पढ़ा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कि जाहिर सी बात है जो बालपुत्रा का जो अभिलेख था कॉपर प्लेट्स में उससे ये पता चला था कि वह अचीवमेंट तो नालंदा के जो अचीवमेंट्स थे उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, ये सब चीज़ें पता चली थी। एंड द क्ले सील्स ऑफ नालंदा महावीरा आर्या भिक्षु संघ suggests that the Sangh was held in great esteem all over Asia and it was a glorious period of ancient India। तो जो उस समय क्ले सील्स भी मिली थी है ना, मिट्टियों के रिलेटेड जो होती हैं, वो भी उसमें नालंदा के जो महावीर आर्या जो थे भिक्षु संघ उसके बारे में भी सजेस्ट किया था। द संघ वॉज हेल्ड इन ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे इसको हेल्ड किया गया था वहाँ पे। तो इंडिया इट वॉज अ ग्लोरियस पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब एक तरीके से वह एक बहुत ही सुहावना एक तरीके से कह सकते हैं शानदार समय रहा करता था एंशिएंट इंडिया का। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्कॉलर ऑफ नालंदा कैरी द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज, गिव डिटेल्स। कहा जा रहा है कि नालंदा के जो विद्वान थे वो किस तरीके से पूरे अलग अलग विदेशों में अपने ज्ञान को बिखेरते थे, कैसे, है ना, कैसे लेकर गए वहाँ तक, तो डिटेल दीजिए। तो मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया एंड चाइना केम टू नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो सारे अपने अपने देशों से आए और बुद्धिस्ट लिटरेचर को अपने साथ लेकर गए। कैरिड विद देम द टॉर्च ऑफ नॉलेज, और एक तरीके से वो क्या किए, यहाँ का जो एक तरीके से कह लीजिए ज्ञान का टॉर्च है उसको लेकर चले गए। फॉर इंस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो द एम्पायर ऑफ तिब्बत सेंट ए स्कॉलर called Thonim Sambhoth to Nalanda to study Buddhist and Brahmanical literature under Acharya Dev Vidya Singh। तो उसने वहाँ के तिब्बत का जो राजा था उसने वहाँ पर एक अपने विद्वान को भेजा जिसका नाम था थॉनिम संभोत। नालंदा आया, वो बुद्धिस्ट की पढ़ाई करी, यहाँ पर ज्ञान अर्जित किया, ब्रह्मानिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ा जो कि आचार्य देव विद्या सिंह ने पढ़ाया उसे। फिर क्या हुआ, द एम्पेयर वांटेड टू पॉपुलराइज संस्कृत स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ इंडिया इन हिज ओन लैंड। वो वहाँ पे, देखो हम यहाँ पे उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने देश में, यानी कि कहाँ पे, वो अपने तिब्बत में यहाँ की संस्कृत नॉलेज को प्रचार करना चाहता था। In the 8th century AD, Acharya Santi Rakshit, the chancellor of Nalanda University, was invited to Tibet by the emperor। फिर 8वीं शताब्दी में यहाँ के जो चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, आचार्य शांति रक्षित, इनको तिब्बत के राजा ने बुलाया, इनवाइट किया। अनदर स्कॉलर आचार्य कमल शिला ऑल्सो वेंट टू तिब्बत। देखो तिब्बत में हमारे संस्कृत को कितनी महत्व दी जा रही है, इन सबको उसने वहाँ पर बुलाया। तो एक तरीके से ये लोग जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारे ज्ञान की टॉर्च को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे ज्ञान बिखेर रहे हैं, राइट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। नालंदा स्कॉलर लर्न द तिब्बतन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट। देखो जब वो वहाँ गए, नालंदा वाले जो विद्वान थे लोग, उनको तिब्बत बुलाया गया, तो वहाँ पे वो तिब्बत के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बुद्धिस्ट एंड संस्कृत में भी कन्वर्ट कर दिया। आचार्य शांति रक्षित एस्टैब्लिश द फर्स्ट बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत इन 749 AD। ठीक है, जो ये आचार्य शांति रक्षित थे, इन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट विहार को 749 AD में तिब्बत में कन्वर्ट कर दिया। Many translated books of Buddhist literature still exist in Tibet। अब बहुत सारी ट्रांसलेटेड बुक जो थी ना बुद्धिस्ट की, वो अभी भी तिब्बत में एग्जिस्ट करती है एंड कोरिया में एग्जिस्ट करती है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, हाउ एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नालंदा हमारे इतिहास का सर्वोत्तम युग था, कैसे, इसका व्याख्या करिए। तो आंसर है कि नालंदा वॉज नोन फॉर द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च इन द वर्ल्ड, है ना। मतलब ये चीज़ें हम अभी तक पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आंसर तो आपको बनता ही है, बताना तो पड़ेगा ही, फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं। नालंदा को हम अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत महान सेंटर रहा करता था लर्निंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, पूरे विश्व में उसको ख्याति प्राप्त थी, है ना। द स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री यूज्ड टू विजिट नालंदा यूनिवर्सिटी टू स्टडी रिलीजन एंड फिलॉसफी टू लर्न बुद्धिज्म।
तो बहुत 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 दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से लोग आया करते थे, है ना, स्कॉलर विद्वान आया करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, ताकि वो रिलीजन, फिलॉसफी, बुद्धिज्म की ज्ञान को अर्जित कर सके। इट बाउंड टुगेदर द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम। एक तरीके से वो क्या कर रहा था, नालंदा जो था एक तरीके से अपने एशिया के बहुत अलग अलग वेरियस पार्ट्स को एक तरीके से साथ में बाउंडेशन कर रहा था, यानी कि एकत्र कर रहा था इन रिस्पेक्ट टू द नॉलेज, मतलब नॉलेज के बिहाफ पे, है ना, ज्ञान के मामले में उन सारे देशों को, एशिया के देशों को एक साथ ला रहा था। देयर वॉज नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शन ऑफ नॉलेज एट नालंदा। नालंदा में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था इन रिलेटेड टू द नॉलेज, है ना, ज्ञान के मामले में क्या ही भेदभाव करना। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। तो अब अगर हम हिस्ट्री की बात करने लगते हैं नालंदा के बारे में, तो उस समय बात किसकी की जाती थी, लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा की। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मौखिला एट नालंदा। एक तरीके से जैन लोगों का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि लॉर्ड महावीर जो थे, भगवान महावीर जो थे, वो आचार्य मौखिला से नालंदा में मिले थे। ही हैड लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स, वो यहाँ 14 साल के लिए रुके थे। बिसाइड्स, sorry, it's BEING, being. Besides being famous as a seat of learning, Nalanda was a center of fine arts. मतलब फेमस होने के बजाय, मतलब ये होता है ना, कोई फेमस हो जाता है तो कि जैसे कि भाई हम ही सब कुछ है, ऐसा ना होने के बजाय नालंदा जो था एक तरीके से फाइन आर्ट्स का भी एक सेंटर था। इट इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया। इन जगहों की आर्ट से ये इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। नालंदा हैड अचीव एक्सेलेंस इन सेवरल फील्ड। इसने हर अलग अलग डोमेन्स में जाकर ख्यातियाँ प्राप्त की हैं, हर अलग अलग फील्ड में। एंड इज़ अ सिंबल ऑफ ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। और एक तरीके से ये सुहाना पल है, एक तरीके से सुहाना समय है, कह लीजिए शानदार समय माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर मैंने आज कवर कर दिए हैं सेकंड चैप्टर की। आशा करता हूँ वो समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। और आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से होम ट्यूशन्स, ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह के बारे में अगर कुछ आपको क्वेरी है, आप ट्यूशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। थैंक यू सो मच।